Okay. A very good morning, people. Let's start the lecture now with the very next chapter, very short chapter, equalization levy. In module, it is not given as a separate chapter. ये हमारे चैप्टर नंबर 12 का हिस्सा था जो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में सब बोलता था, जहां पे वर्चुअल डिजिटल सेक्शन 194 ओ का टीडीएस और उसके साथ साथ उन्होंने एक तीसरा कंसेप्ट ये दिया हुआ है इक्वलाइजेशन लेवी, जो मैं हमेशा नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में डीटीडब्ल्यू के बाद ही से पढ़ाता हूँ. Equalization levy was a big chapter, in a sense 3 hours chapter. अगर आप लोग लास्ट अटेम्प्ट तक होते तो 23 जुलाई को एक अमेंडमेंट आया जिसके थ्रू दो इक्वलाइजेशन लेवी में से एक इक्वलाइजेशन लेवी को 1 अगस्त से उन्होंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया. सो यस, इन अ सेंस आपको वो जो दूसरी इक्वलाइजेशन लेवी है वो भी एज सच एप्लीकेबल है अप्रैल टू जुलाई के लिए, पर अगस्त ऑनवर्ड्स दैट इज नाउ नॉट एप्लीकेबल एंड हेंस फोर्थ इसे सिलेबस में भी जनरली इंक्लूड नहीं किया जाएगा. इसका एक बेस बता दूंगा वो क्या था, पर मेनली हम लोग बात करेंगे उस इक्वलाइजेशन लेवी की जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहने वाली है. नाउ व्हाट इज दिस इक्वलाइजेशन लेवी? हम लोग है ना इनकम टैक्स एक्ट से बाहर आ चुके हैं, मीनिंग धर बाय ये चैप्टर, इसके बाद वाले 3 चैप्टर, 4 चैप्टर रादर जो हम करने जा रहे हैं, टोटल इन टोटल 5 चैप्टर, ये पांचों चैप्टर इसका इनकम टैक्स एक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट के कोई सेक्शन वगैरह कुछ नहीं. सो बेसिकली एज सच तो मैं आपको लास्ट चैप्टर खत्म होते वक्त ही बोलता कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे खत्म हो गया, बट आई कांट से दैट क्योंकि बजट वाला अमेंडमेंट लेक्चर पूरा बाकी है, तो वो तो वापस इनकम टैक्स एक्ट में जाना पड़ेगा. बट एज सच हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट के जितने भी सेक्शन सिलेबस में है वो सारे कंप्लीट कर दिए. तो ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, क्यों है? ये इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा है चैप्टर 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016. ना फाइनेंस एक्ट 2016 क्या है, क्यों है, किसके वजह से है, वो सबकी बातें करते हैं. सबसे पहले तो हर साल जो बजट आता है उसी को हम लोग फाइनेंस एक्ट बोलते हैं. जितने भी अमेंडमेंट्स अलग अलग एक्ट में करने होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू बताए जाते हैं और वो इनकम टैक्स एक्ट में मर्ज हो जाता है, पर वो स्टैंड अलोन बेसिस पे फाइनेंस एक्ट के तौर पे भी रहता है. तो व्हाट वी सी इनकम टैक्स एक्ट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द फाइनेंस एक्ट दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्ट टिल द डेट. एंड अगर हमें सेपरेटली देखना है कि भाई उस साल कौन से चेंजेस हुए थे, तो वी कैन एनीवेज ओपन दैट फाइनेंस एक्ट एंड वी कैन सी दैट कि उस साल कौन से चेंजेस हुए थे. अभी ओके, सो नाउ फाइनेंस एक्ट में ये इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट आया, क्यों आया उसकी बात करते हैं. बीईपीएस मॉडल, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, उसका एक्शन प्लान नंबर 1. एक्शन प्लान नंबर 1 जो है वो बेसिकली बोला कि भाई डिजिटल प्रेजेंस बहुत बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में लोगों की, और डिजिटल प्रेजेंस बढ़ रही है तो आप सबके डीटीडब्ल्यू फेल हो रहे हैं. द सिंपल रीजन बीइंग डीटीडब्ल्यू पुट फोकस इज ऑन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. एंड इसका लाइन ही शुरू कहां से होता है? फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस. तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसका सोर्स आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है. एंड इवन दो सोर्स पता चल जाए तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है ऐसा बोल के आप लोग सोर्स कंट्री में उसको टैक्स नहीं लगा सकते, भले उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कंट्री में हो तो भी. हाँ, डीटीडब्ल्यू नहीं है तो चलो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बोल दो, 3 लाख से ज्यादा यूजर्स है ऐसा बोल दो, 2 लाख या उससे ज्यादा तुमने इंडिया में ट्रांजेक्शन किया ऐसा बोल के आप बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दो, उसे इंडिया में टैक्स लगा दो, दैट इज ओके. पर अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और डीटीडब्ल्यू है, इन दैट केस आप उसे टैक्स लगा ही नहीं सकते. और इसीलिए उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सर ने बीईपीएस मॉडल, उसने कुछ रेकमेंडेशन दिए थे, उसका एक रेकमेंडेशन उठाया और इनकम टैक्स एक्ट में अप्लाई करना चाहा, एंड दैट इज इक्वलाइजेशन लेवी. ये उन्होंने टीडीएस के तौर पे अप्लाई करना चाहा. बेसिकली दिस इज टीडीएस. आप किसी को भी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्ल्ड में कहीं पे भी पैसा दोगे, पर वो मार्केटिंग कहां पे करने वाला है? इंडिया में. और इसके लिए आपको उसका टीडीएस काटने का. बट नाउ द प्रॉब्लम वॉज, अगर वो लोग टीडीएस के सेक्शन के तौर पे इस चीज को लाते, लाइक अल्फाबेट्स तो बहुत सारे थे, एक और अल्फाबेट ऐड कर देते, इन दैट केस वो इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा बन जाता. और अगर इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा बन जाता तो डीटीडब्ल्यू हमेशा उसको ओवरराइड करता.
क्योंकि डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल विल अप्लाई। सामने वाला पर्सन हमेशा ऐसा बोल देता कि मेरा टीडीएस विथहोल्ड मत करो, या तो भले विथहोल्ड करते हम तुम्हें रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि डीटीडब्ल्यू के हिसाब से वी डोंट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, हमारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकती। इजीली ये चीज बाईपास हो सकती थी, और हम लोग वो सारे डीटीडब्ल्यू को अमेंड भी नहीं कर सकते थे, जस्ट टू ऐड वन वर्ड इक्वलाइजेशन लेवी। और इसीलिए उस वक्त अरुण जेटली सर ने सोचा कि बेटर कीप दिस टॉपिक आउटसाइड इनकम टैक्स एक्ट। डीटीडब्ल्यू में लिखा है वो इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड करेगा, हमारे दूसरे किसी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। और इसीलिए इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट उन्होंने फाइनेंस एक्ट के अंदर रखा, और वो वहीं से एप्लीकेबल है। वो कभी भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मर्ज हुआ ही नहीं, ताकि वो कभी भी ओवरराइड ही ना हो सके। भले डीटीडब्ल्यू में कुछ भी लिखा हो, हम अलग से इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज कर सके। तो जस्ट बिकॉज हम लोग इस पे ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं चाहते थे, हमने इसे इनकम टैक्स एक्ट में रखने की बजाय कहां पे रखा है, फाइनेंस एक्ट में। दैट इज द सोल लॉजिक बिहाइंड दिस। इक्वलाइजेशन लेवी का सिंपल मतलब होता है टीडीएस, इन अ डिफरेंट वर्ड टीडीएस। जैसे आप अपने रेजिडेंट को के पास से टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करते हो, इक्वल मैनर में यू आर सपोज टू डिडक्ट the same amount from some other non-resident who is earning from India, and that's why the word is equalization levy. फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर आया। अगर इसमें हमें कोई अमेंडमेंट करना है, तो वो अमेंडमेंट भी हम कहां पे करते हैं, फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर जाके करते हैं। तो मान लेते हैं करंट ईयर में मैंने बोला कि भाई दो इक्वलाइजेशन लेवी थी। 23 जुलाई के बजट ने, यानी कि फाइनेंस एक्ट जो 2024 नंबर 2 आया, उसने बेसिकली क्या बोल दिया, अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2016, और जो उसके अंदर दूसरी इक्वलाइजेशन लेवी थी वो 1 अगस्त से कर दी इनएप्लीकेबल। हमें एप्लीकेबल है फर्स्ट इक्वलाइजेशन लेवी, जो बरसों से एप्लीकेबल थी। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तब से ये चीज एप्लीकेबल थी। दूसरी इक्वलाइजेशन लेवी 2 साल के लिए आई, पर इतनी टिपिकल है वो कि अप्लाई कर पाना ही मुश्किल था। फाइनली हार मान ली गवर्नमेंट ने कि भले हमने लिखा है, हम ही इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा बोल दिया, बोलने बोलने में इनएप्लीकेबल कर देते हैं। पहला वाला सिंपल है, लेट्स रीड दैट। आईसीआई का चैप्टर नंबर 12 इसके लिए है। टैक्स चैलेंजेस विथ ई कॉमर्स बिजनेस। पहले तो ये चीज आया क्यों, उसका थोड़ा बैकग्राउंड। तो भाई जो ई कॉमर्स का बिजनेस होता है ना, उसमें बहुत टैक्स चैलेंज होता है। व्हेन आई से ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ देम। डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग नेक्सस बिटवीन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन विद जुरिडिक्शन, कि भाई आपका ट्रांजैक्शन फाइनली कौन से जुरिडिक्शन में टैक्सेबल होना चाहिए यही पता नहीं चल रहा है। डिफिकल्टी इन लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन फॉर इनकम टैक्स पर्पस, कौन सी कंट्री में लोकेट करे आपको पता नहीं चल रहा है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, G20 समिट ओईसीडी ने बीपीएस बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान लाया, एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट एक्शन प्लान नंबर 1 उसने 3 ऑप्शन दिए कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 3 सॉल्यूशन देते हैं। पहला सॉल्यूशन बोला सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के नए रूल बनाओ, जो हमने सेक्शन 9 के अंदर तुरंत बना दिए कि भाई 2 करोड़ या उससे ज्यादा गुड्स सर्विस इंडिया में आप लोग की हो रही है सेल, या तो आपके यूजर्स इंडिया में 3 लाख से ज्यादा, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इज देयर इन इंडिया। तो ये हमने एक्शन प्लान 1 को अडॉप्ट करके अप्लाई कर दिया। फिर विथहोल्डिंग ऑफ टैक्स फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड इक्वलाइजेशन लेवी, हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया। बेसिकली हमने इन दोनों को मर्ज करके ला दिया इक्वलाइजेशन लेवी ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन। जो सेक्शन है इसका इक्वलाइजेशन लेवी का, दैट इज सेक्शन 164, बट प्लीज माइंड वेल दिस इज नॉट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दिस सेक्शन इज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। सेक्शन 164 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016, बहुत ही सिंपल सा वर्ड उन्होंने बोला, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, या तो आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो लाइक फॉरेन कंपनी की कोई ब्रांच वगैरह, तो आइदर यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया और यू आर नॉन रेजिडेंट विथ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। आप पेमेंट कर रहे हो किसी नॉन रेजिडेंट को नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, और किस चीज के लिए पे कर रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए। अगर वो सर्विसेज 1 लाख से ज्यादा की प्रोवाइड कर रहा है वो, और आप उसे 1 लाख से ज्यादा पेमेंट करने जा रहे हो, आप उसका 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दोगे। तो यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी का परसेंटेज कितना, 6 लाख। थ्रेशोल्ड कितनी, 1 लाख। किसको डिडक्ट करना है, रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। किसको पे करते वक्त ये इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना है, नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया।
सी एक चीज समझो, आज अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को पे कर रहा हूं जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो उसको मैं इक्वलाइजेशन लेवी के अंडर क्यों कवर करूं? उसको तो मैं नॉर्मल टीडीएस के अंदर कवर कर सकता हूं, सेक्शन 195 बोल के, क्योंकि उसको तो वैसे भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका पीई इंडिया में नहीं है, तो जाके हम लोग उसको कहां पे कवर करेंगे? इक्वलाइजेशन लेवी में। पर ये इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने का काम तो हम लोग उन्हीं को दे सकते हैं ना जो इंडिया को बिलोंग करते हैं। कौन इंडिया को बिलोंग करता है? या तो रेजिडेंट, या तो वो नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में क्या है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो डिडक्टर दो है, पर जिसका टीडीएस डिडक्ट करना है वो डिडक्टी एक है। इक्वलाइजेशन लेवी मींस टैक्स लेविड ऑन कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विस और फॉर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस। अब ये जो दूसरा वाला इक्वलाइजेशन लेवी था ना, अब वो इनएप्लीकेबल हो गया। हम लोग है ना, जैसे अमेजोन हो गया, तो लेट्स अज्यूम दैट इज अ ई कॉमर्स, और वो इंडिया से भी पैसा कमाता है। लेट्स अज्यूम कि वो फॉरेन में ही है, इंडिया में कोई कंपनी नहीं है उसकी। तो वो इंडिया में जो सप्लाई कर रहा है उससे वो जो पैसा कमा रहा है, हम उस पे क्या लगाते थे? इक्वलाइजेशन लेवी। अब वो हमने रिमूव कर दिया है। अब हमने एक ही इक्वलाइजेशन लेवी रखा, एंड दैट कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विस। सेक्शन 165 अगेन किसका? फाइनेंस एक्ट 2016। और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया paying consideration for specified services to a non-resident not having permanent establishment in India, अमाउंट है मोर देन 1 लाख इन अ प्रीवियस ईयर, और सर्विसेज जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो इक्वलाइजेशन लेवी कितना डिडक्ट होगा? 6%। तो है बहुत सिंपल, कौन इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेगा? रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। किस चीज के लिए आप लोग पेमेंट कर रहे हो? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जो आगे हम लोग देख रहे हैं। किसका टीडीएस डिडक्ट करना है? नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? 1 लाख। व्हाट इज द रेट? 6%। और वो आपके बिजनेस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, दैट सर्विस। कौन सी सर्विस पे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस, और एनी सर्विसेज फॉर सच एडवर्टीजमेंट। ये जो एसईओ सर्विस वगैरह होता है आपके, फॉर एग्जांपल गूगल पे कोई आपको सर्च करे और आपका नाम पहले आए, उस तरीके का सर्विसेज बहुत सारे लोग मार्केटिंग का रेंडर करके देते हैं। फिर फॉर एग्जांपल आज मैंने मेटा कंपनी को पेमेंट किया कि भाई रील्स वगैरह में ये एज अ स्पॉन्सरशिप के तौर पे, या नॉर्मली भी यहाँ पे पैसे देके भी आप वहां पे एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो। तो ये जो मेटा कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो, गूगल को पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन डिजिटल स्पेस मार्केटिंग होती है बहुत सारी, उनको पेमेंट करो। इन शॉर्ट ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए आप लोग पेमेंट कर रहे हो। वर्ल्ड में आपको आपके कस्टमर्स चाहिए, उसके लिए आपने किसी बाहर वाली कंपनी को पकड़ा मार्केटिंग करने के लिए। अरे पर उसका जो सोर्स है वो अल्टीमेटली कहां से है? इनकम का, इंडिया से। और इसीलिए उसको पेमेंट करते वक्त उसका क्या डिडक्ट कर लेने का? इक्वलाइजेशन लेवी। छोटा सा एग्जांपल क्या लिखा है? मिस्टर ए रेजिडेंट पेइंग टू मेटा, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देना, फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन इंस्टाग्राम, so that will be called as digital advertisement, online advertisement। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीस का पेमेंट किया बिजनेस के लिए, तो यस यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए, 1 लाख से ज्यादा कर रहे हो, इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हमें ये नहीं देखना है कि डिडक्टर का लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट करोगे, यू हैव टू विथहोल्ड दैट इक्वलाइजेशन लेवी। टीडीएस चैप्टर में हम इसे कवर करते तो फाइनली डिडक्ट हो ही ना पाता। आई होप यू वर देयर ऑन द टाइम इन द लेक्चर। क्योंकि अगर किसी पर्सन का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो डीटीडब्ल्यू के हिसाब से वो इनकम उसे टैक्सेबल ही नहीं होगी। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल बोल के वो टीडीएस का सेक्शन ही इनएप्लीकेबल हो जाएगा। सम केसेस बेस्ड ऑन अबो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैक्सिमम क्या हो सकता है? लेट्स अज्यूम पेयर है रेजिडेंट, पेई है नॉन रेजिडेंट विदाउट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेंगे विद थ्रेशोल्ड ऑफ 1 लाख फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। पेयर है रेजिडेंट, पेई है नॉन रेजिडेंट विथ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। चलो बोलो इक्वलाइजेशन लेवी नॉट एप्लीकेबल, तो ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड वगैरह नॉट एप्लीकेबल। पर क्या अप्लाई हो जाएगा? नॉर्मल टीडीएस सेक्शन 195। यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा, पर अगर विथ पी वाले को पेमेंट करोगे तो क्या अप्लाई हो जाएगा? टीडीएस। तो डैश करके लिख देना हाउएवर
TDS under section 195. Yes, this is discrimination against non-resident because they were doing in a wrong manner tax evasion because our DTAA failed to establish digital transaction का point. So discrimination, I don't use the word discrimination. I will use the word it is a window to get outside DTAA. हम DTAA से बाहर निकल के इसको टैक्स लगाना चाहते हैं. डिस्क्रिमिनेशन जैसा तो कुछ नहीं है. हमारा रेजिडेंट कहीं से भी कमाए हम उसको टैक्स लगाते हैं. नॉन रेजिडेंट इंडिया से कमाए तो हम एटलीस्ट टैक्स लगा ही सकते हैं. डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया इसमें? फिर पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट विथ पीई इन इंडिया. किसको पे कर रहा है? नॉन रेजिडेंट विदाउट पीई इन इंडिया. अगेन क्या आ जाएगा? इक्वलाइजेशन लेवी. अच्छा, फिर पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट विथ पी. किसको पे कर रहा है? नॉन रेजिडेंट विथ पी. चलो यहां पे भी क्या आ जाएगा? टीडीएस अंडर 195. देखो टीडीएस रेजिडेंट भी डिडक्ट कर सकता है, नॉन रेजिडेंट भी डिडक्ट कर सकता है. हाँ, पर किसको पेमेंट कर रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पेमेंट किसको कर रहे हो? नॉन रेजिडेंट विथ पीई को. तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा, टीडीएस आ जाएगा. लास्ट, नॉन रेजिडेंट विथ नो पीई पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट विथ पीई को. यहां पे भी टीडीएस आ जाएगा 195. सी अगेन आई एम सेइंग दिस, अगर आपका इंडिया में पीई है और आप इंडिया में कोई इनकम कमाओगे, पेयर कोई भी हो, उसे अपना नॉर्मल टीडीएस डिडक्ट करना है. अगर आप इंडिया के हो, पेमेंट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को जिसका इंडिया में पीई नहीं है, तो टीडीएस अप्लाई नहीं कर सकते थे. इसलिए बाहर जाके उन्होंने क्या अप्लाई करवाया? इक्वलाइजेशन लेवी. तो रेजिडेंट को पेमेंट करो, टीडीएस आ जाएगा. विथ पीई वालों को पेमेंट करो, टीडीएस आ जाएगा. विदाउट पीई वालों को पेमेंट करो, इक्वलाइजेशन लेवी आ जाएगा. सेक्शन 166 इज ऑल अबाउट कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी. अच्छा, पर उसके पहले लेट्स सी अ स्मॉल क्वेश्चन. वैसे 5 क्वेश्चन है इक्वलाइजेशन लेवी के मॉड्यूल में, पर अब हमारे लिए सिर्फ एक ही काम का है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि बाकी के 4 वो दूसरे इक्वलाइजेशन लेवी के क्वेश्चन थे जो अब रिमूव हो गया. ABC Limited, an Indian company, is carrying on the business of manufacture and sale of teakwood furniture under the brand name Pure Wood. In order to expand its overseas sales and export, it launched a massive advertisement campaign of its product. For the purpose of online advertisement, it utilized the service of PQR Inc., a London-based company. During the year 23-24, ABC Limited paid rupees 5 lakh to PQR Inc. for such services. Discuss the tax implication या तो TDS implication of such payment and receipt in the hands of ABC Limited and PQR Inc. respectively if PQR Inc. has no permanent establishment in India. Okay, पेमेंट कौन कर रहा है? ABC Limited, इंडियन कंपनी हो गई, बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट हो गया. किस चीज का पेमेंट हो रहा है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट. कितना पेमेंट हो रहा है? 1 लाख से ज्यादा. किसको पेमेंट हो रहा है? नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट इन इंडिया, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया. और कहने से ये पेमेंट जो हो रहा है वो बिजनेस कनेक्शन के लिए हो रहा है, बिजनेस या प्रोफेशन के रिलेशन में हो रहा है. यहां पे क्या डिडक्ट होगा? 6% इक्वलाइजेशन लेवी. रेजिडेंट पेइंग टू नॉन रेजिडेंट विदाउट पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी. कितने पे? पूरे 5 लाख पे. But tell me, यहां पे पूछा सबसे पहले तो TDS implication, इन अ वे इक्वलाइजेशन लेवी implication. 6% इक्वलाइजेशन लेवी ABC लिमिटेड PQR INC का डिडक्ट कर देगा. अब जब हम लोग इंडिया की टोटल इनकम ढूंढते हैं, उसका जो टैक्स पेएबल ढूंढते हैं, वो टैक्स पेएबल में से तीन चीजें ही माइनस होती है. TDS, TCS, एडवांस टैक्स. इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो इक्वलाइजेशन लेवी आपका डिडक्ट हो रहा है वो हमारे इनकम टैक्स में से माइनस मिल सकता नहीं है, क्योंकि वहां पे 3 ही चीजें माइनस होती है, TDS, TCS, एडवांस टैक्स. इक्वलाइजेशन लेवी की क्रेडिट देने का उन्होंने बोला नहीं. तो मान लो अगर उस कंट्री के साथ हमारा DTAA नहीं हुआ, तो बिजनेस कनेक्शन बोल के हम उसको ये पैसा अलग से इनकम टैक्स में भी तो टैक्सेबल कर देंगे और उसको वापस टैक्स देना पड़ेगा. इसीलिए एक सेक्शन आया है 10 क्लॉज 50 इनकम टैक्स एक्ट का, जो बोलता है अगर किसी पर्सन का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हो गया तो वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट, ताकि हम लोग उसका डबल टैक्स ना ले ले. तो यहां पे अगर हमने जब ये PQR INC का पेमेंट किया तब उसका इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हो गया,
तो बस अब उसको इनकम टैक्स में इस पर्टिकुलर 5 लाख की कोई टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है, बिकॉज ऑफ विच सेक्शन 10 क्लॉज 50। आई होप यू अंडरस्टैंड ये सेक्शन हम क्यों लाए एग्जम्पशन का। अगर ये ना लाते तो क्या होता, दो बातें होती, या तो उस कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू होता, तो चलो खैर पी नहीं है ऐसा बोल के वो ये चीज इंडिया में टैक्सेबल करता ही नहीं, बात खत्म हो गई। मान लो उस कंट्री के साथ हमारा डीटीडब्ल्यू नहीं होता, तो उस बेचारे को ये चीज इनकम टैक्स एक्ट में भी क्या हो जाती, टैक्सेबल, और उसके टैक्स में से इक्वलाइजेशन लेवी माइनस मिलता नहीं, क्योंकि वो क्रेडिट देने की हमने कहीं पे बात ही नहीं की, और इसीलिए हमने इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट कर दिया। कौन से सेक्शन के थ्रू, 10 क्लॉज 50। तो यहाँ पे दो इंप्लीकेशन बताओ क्या होगी। एबीसी लिमिटेड 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेगा, सामने पीक्यूआर आईएनसी को वापस इनकम टैक्स में ये चीज इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं। व्हाट इफ एबीसी लिमिटेड ये इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना भूल जाए। 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1B पीजीबीपी जो बोलता है अगर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करने के बाद 139(1) की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया, 100% ऑफ दैट एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। सेम लाइक नॉन रेजिडेंट वाला जो डिसअलाउंस है वो। तो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट ना करने पे भी क्या होता है, 100% डिसअलाउंस होता है। बेसिकली इस छोटे से टॉपिक को ये लोग पीजीबीपी के अंदर मर्ज कर सकते हैं कि भाई पेयर के एंगल से उसने ये पेमेंट किया, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, आपको वो खर्चा क्या कर देना पड़े, पीजीबीपी के अंदर डिसअलाउ करना पड़े। चलो दूसरा पॉइंट, लेट्स अज्यूम पीक्यूआर हैज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड द सर्विस इज इफेक्टिवली कनेक्टेड टू पीई इन इंडिया। चलो बोलो, एबीसी लिमिटेड ने जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का पैसा दिया, किसको दिया, पीक्यूआर आईएनसी को। अब उसका इंडिया में पीई है, तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना पड़ेगा कि टीडीएस। टीडीएस कौन सा सेक्शन आएगा, कॉमन 195, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। 195 में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब क्या सामने वाले को वो 10 क्लॉज 50 एप्लीकेबल होगा, एग्जम्पशन नहीं। अब उसको वो चीज इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल, और ऑब्वियसली जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। लेट अस रीड द आंसर ऑफ दैट फर्स्ट। चैप्टर 8, आई गेस यहां पे आई हैव रिटन चैप्टर 7। नो, प्लीज मेक इट चैप्टर 8। It is chapter 8, not 7. Chapter 8 of Finance Act 2016. Equalization levy provides for an equalization levy of 6% of consideration for specified service received or receivable by non-resident not having PE in India from a resident in India who carries out business or profession, or from a non-resident having PE in India. Specified service means online advertisement, any provision for digital marketing space, any other service related thereto. However, equalization levy will not be levied where the NR providing specified service has a PE in India. Aggregate amount of consideration is not exceeding 1 lakh. Where the payment for specified service is not for carrying out business and profession, जिसको हमने सब पॉजिटिवली पढ़ा कि भाई इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई कब होगा, जब बिजनेस प्रोफेशन के लिए हो, 1 लाख से ज्यादा हो। अच्छा, पहला, where PQR INC has no PE in India, तो इक्वलाइजेशन लेवी 6% is chargeable because non-resident not having PE in India. Accordingly, ABC Limited will deduct 30,000, 5 लाख का 6% toward online advertisement service. Non-deduction of which will lead to disallowance 40 clause A subclause 1B 100% of that expenditure. Since equalization levy is attracted, the said amount is exempt for income tax by virtue of 10 clause 50 under that Income Tax Act 1961 for that PQR INC. Double tax नहीं लगना चाहिए. Now, if that person is having permanent establishment, then 10 clause 50 is not there. तो वो चीज उसे इंडिया में टैक्सेबल है, तो हम क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे, सेक्शन कौन सा, 195। और अगर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो फिर डिसअलाउंस अगेन होगा, पर वो टीडीएस वाले क्लॉज के अंदर कितना होगा, 100%। तो ठीक है, पीई नहीं है तो इक्वलाइजेशन लेवी, पीई है तो, पर ये देखो इक्वलाइजेशन लेवी सिर्फ एक ही चीज पे डिडक्ट होता है, एंड दैट इज बेसिकली ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट। ये पर्टिकुलर केस के लिए बना हुआ चीज है। देन you can write that positive language in exam definitely. टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी एनआर की भी आती है,
सामने वाले की इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल है तो whosoever is paying you the amount in any corner of the world has to deduct TDS as per income tax act. वोडाफोन केस हमने क्या देखा था, हज का कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल था तो इंडिया के बाहर की जो कंपनी थी वो पे करते वक्त भी टीडीएस नहीं काटती है तो हम उसको नोटिस देते हैं। क्यों? इंडिया से क्या लेना देना था? इंडिया से उसका लेना देना नहीं था, पर वो जिसको पेमेंट कर रहा है उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, तो बेसिकली यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। करेक्ट, हेडिंग में चैप्टर 8 करना था बट नॉट न्यूमेरिकल, इट्स इन रोमन। सेक्शन 166 कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, कैसे पे करने का, कब पे करने का। सच लेवी शेल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट ऑफ 10 रुपी, पहले तो ये भी 10 रुपए पे राउंड ऑफ करना है, चिल्लर नहीं चाहिए। लास्ट डिजिट मोर देन और इक्वल टू 5 है तो हायर। लेवी सो डिडक्टेड विल बी पेड टू गवर्नमेंट, बराबर है, वो तो खुद थोड़ी रखोगे, पर कब तक डिपॉजिट करना है? बाय 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो बेसिकली नेक्स्ट मंथ की 7वीं तारीख के पहले। इवन इन द मार्च ऑल्सो सेम, किसी भी महीने के लिए नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख के पहले डिपॉजिट कर दो, सेम टीडीएस के जैसा, पर वहां पे मार्च के लिए एक्सटेंडेड था, यहाँ पे नहीं है। कंपलसरी किसको पे करना है? आरबीआई या तो ब्रांच ऑफ एसबीआई, हम तो क्या ऑनलाइन पे कर देंगे। इफ एनी पर्सन फेल्स टू डिडक्ट, तो अब उसकी जिम्मेदारी बनती है टू पे अप टू 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द ओन रिसोर्सेस। वो ठीक है, डिडक्ट करना भूल गए तो कोई बात नहीं, माफ किया, खुद के पॉकेट से 6 टका भर दो। नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख के पहले हमें वो पैसा मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने सिर्फ ये बोला कि पैसा भरने की बात हुई, अब उसका जैसे टीडीएस रिटर्न फाइल करते हो वैसे इक्वलाइजेशन लेवी का भी स्टेटमेंट फाइल करना है। assessee will file a statement of all such services. You can cancel this e-commerce supply because now it is not applicable. File a statement of all the services in form number 1 on or before 30th June of next financial year. पूरे साल का एक ही है, क्वार्टरली नहीं है, इट इज नॉट क्वार्टरली। If fails to submit या founds any omission or wrong particulars, furnish a statement or revised statement before expiry of 2 years from end of financial year. तो मैक्सिमम करेक्शन कब तक हो सकता है? फाइनेंशियल ईयर के 2 साल के अंदर अंदर, उसके बाद रिवाइज नहीं हो सकता। हाँ, पर अगर एओ को कोई गलती पता चली और वो आपको सामने से बोल रहा है कि भी तेरे स्टेटमेंट में गलती है, तो दैट यू नीड टू रिवाइज विद इन 30 days ऑफ द नोटिस। तो आपको खुद से गलती पता चल रही है तो कितने टाइम में रिवाइज कर सकते हो? वॉट एवर इज द फाइनेंशियल ईयर, उसके 2 साल के अंदर अंदर। और अगर एओ ने आपको नोटिस भेजी तो कितने टाइम में रिवाइज करना पड़ेगा? विद इन 30 days ऑफ द नोटिस। नहीं, अगर खुद के पॉकेट से पे कर दिया तो डिसअलाउंस नहीं होगा। अच्छा, आप जो भी ये स्टेटमेंट फाइल करोगे, जैसे टीडीएस रिटर्न प्रोसेस होता है, टीसीएस रिटर्न प्रोसेस होता है, इनकम टैक्स रिटर्न 143(1) के अंदर प्रोसेस होता है। सिमिलरली ये जो फॉर्म नंबर 1 आप फाइल करोगे इक्वलाइजेशन लेवी का स्टेटमेंट, वो भी प्रोसेस होगा क्लैरिकल अरिथमेटिकल एरर के लिए, सेम लाइक 143(1). However, no such intimation shall be sent after expiry of 1 year from end of the financial year in which such statement or revised statement filed. यानी ये मैक्सिमम टाइम लिमिट दे दी डिपार्टमेंट को। ये पूरा केस हैंडल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करता है, वो उसकी वेबसाइट से ही होता है, पर बस एक्ट अलग है। और इंटरेस्ट लेवी पेनल्टी डिमांड अगर भेजी जाएगी तो दैट विल बी इन फॉर्म नंबर 2। अच्छा, मान लो ये 143(1) के जैसा ही सेक्शन 168 का ऑर्डर आएगा, उसमें कोई गलती रह गई तो, उसमें कोई एरर रह गई तो रेक्टिफिकेशन फाइल करो। इफ एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो रेक्टिफिकेशन फाइल होगा एंड एओ विल अमेंड विद इन 1 year फ्रॉम एंड ऑफ ईयर ऑन इश्यू ऑफ सच इंटीमेशन। तो ठीक है, वो खुद से रेक्टिफाई भी कर सकता है। एओ कैन अमेंड सुओ मोटो और बाय नोटिस ऑफ असेसी। इफ अमेंडमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन लायबिलिटी रेड्यूसिंग रिफंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का, तो ये जो हमारी नॉर्मल इनकम टैक्स की सारी बातें हैं वही हो रही है। स्टेटमेंट फाइल होगा, स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हो, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो रेक्टिफाई कर सकते हो, उसका ऑर्डर वगैरह भी पास हो सकता है। पर देखो, हमारा नॉर्मल इनकम टैक्स का रेक्टिफिकेशन 4 सालों तक हो सकता है। ये जो रेक्टिफिकेशन है वो कब तक हो सकता है? ऑर्डर जिस साल इश्यू किया उस साल के एंड से 1 साल के अंदर अंदर। इफ डिडक्टर फेल्स टू पे टू गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर डीले। हर महीने का 1 टका इंटरेस्ट भरने का। यहाँ पे 1.5% वाली चीज नहीं है, जो टीडीएस में 1.5 है यहाँ पे सिर्फ 1% है। पेनल्टी, दो चीजों को इंपॉर्टेंट करो, एक पेनल्टी को इंपॉर्टेंट टिक करो, दूसरा ये सेक्शन 165 मेन जो इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट है उसको इंपॉर्टेंट टिक करो।
बाकी सब डीम्ड रीड ओनली नहीं है। पेनल्टी इंटरेस्ट के अलावा जो, देखो अगर 7वीं तारीख तक पैसा गया नहीं गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट तो कंपलसरी लगेगा। पेनल्टी वो लोग एडिशनली कब लगा सकते हैं? इफ यू फेल टू डिडक्ट या फेल टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट टू दैट सेवेंथ, तो पेनल्टी कैन बी अप टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। 100% जितना इक्वलाइजेशन लेवी है उतनी ही पेनल्टी। सेक्शन 172 बोला इफ यू फेल टू फर्निश द स्टेटमेंट बाय 30th जून, और अगर एओ नोटिस भेजता है कि भाई अब तो फाइल करो, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो फाइल कर देना है, उसका भी डिले कर दिया तो 100 पर डे ऑफ डिले। ठीक है, टीडीएस रिटर्न की 200 पर डे की पेनल्टी है, इसकी सिर्फ कितनी है? 100। आफ्टर डिडक्शन यू फेल्स टू रेमिट टू द गवर्नमेंट, तो बेसिकली आप गवर्नमेंट को 7वीं तारीख तक डिपॉजिट नहीं किया, डिडक्ट कर दिया। ये देखो पहले वाले में क्या डिडक्ट ही नहीं किया। अब लास्ट वाले में क्या है, आपने डिडक्ट कर दिया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो कितनी पेनल्टी लगेगी? अप टू 1000 पर डे, मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। जितना लेवी है उससे ज्यादा पेनल्टी नहीं लग सकता। पेनल्टी टू बी लेविड आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड नो पेनल्टी इफ देयर इज एनी रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर। ठीक है, बराबर। अच्छा, एओ ने पेनल्टी लगा दी, उसके सामने आपको दुख हो गया, अग्रीव्ड हो गए, तो क्या करोगे? अपील करो सीआईटी अपील्स में। विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर इन फॉर्म नंबर 3। देखो फॉर्म नंबर 1 में आप अपना स्टेटमेंट फाइल करते हो, फॉर्म नंबर 2 के अंदर वो लोग आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लगाते हैं, उसके सामने अपील कौन से फॉर्म में होता है? फॉर्म नंबर 3 के अंदर। किसको होता है? अगेन इनकम टैक्स की ही अथॉरिटी आ गई, सीआईटी अपील्स। तो देखो वैसे इनकम टैक्स एक है पर वो 3 3 एक्ट चलाता है। एक इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा वो ब्लैक मनी एक्ट, तीसरा ये इक्वलाइजेशन लेवी के थ्रू फिनेंस एक्ट 2016। अच्छा, और सीआईटी अपील में कितनी फीस भरने की? 1000। इफ अपील फाइल्ड तो 249 से 251 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विल अप्लाई, जो अपील के सेक्शन है वो सब। इफ एसएससी और सीआईटी अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स, तो वो आईटीएटी में जा सकता है विद इन 60 डेज, और उसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 4, उसकी भी 1000 की फी, और फिर आईटीएटी के सारे सेक्शन अप्लाई होंगे। इफ एनी पर्सन मेक फॉल्स स्टेटमेंट या डिलीवर फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब है रिटर्न, यहां पे गलत रिटर्न फाइल किया बेसिकली। हम टीडीएस रिटर्न भले कॉमन लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं पर उसको भी बोला जाता है टीडीएस स्टेटमेंट। सिमिलरली इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न हम लोग बोलते हैं पर वो बोला जाता है स्टेटमेंट। तो कुछ भी गलत गलत बोला तो इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years प्लस जो फाइन कोर्ट को लगाना होगा वो नॉन कॉग्निजिबल यानी बेलेबल। ये नॉन कॉग्निजिबल यानी बेलेबल ऑफेंस है, छोटा ऑफेंस माना जाता है। अच्छा, इक्वलाइजेशन लेवी लाया, साथ में इनकम टैक्स में क्या चेंजेस किए? पहला तो 10 clause 50, इट एग्जम्प्ट सच इनकम विच इज चार्ज बाय इक्वलाइजेशन लेवी। जिस पे इक्वलाइजेशन लेवी लग गया वो इनकम टैक्स में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। 40 clause A सब clause 1B, इफ इक्वलाइजेशन लेवी फॉर नॉन रेजिडेंट नॉट डिडक्टेड नॉट डिपोजिटेड अप टू 139(1), 100% एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। और फिर उस साल माइनस मिलेगा जब पे करो, ऑब्वियसली बात है, वो नॉर्मल के तरीके से। ये हमारा इक्वलाइजेशन लेवी है। अभी सुनो, जो दूसरा इक्वलाइजेशन लेवी है वो क्या है, थोड़ा बेसिक बता देता हूं। बेसिक क्यों बता रहा हूं वो भी बाद में बताता हूं, पहले बेसिक क्या है उसका। आज से 2 साल पहले उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर एक अमेंडमेंट किया और एक दूसरा सेक्शन ऐड किया फाइनेंस एक्ट 2016 में, कॉल्ड सेक्शन 165A। हमारा ये जो 6% इक्वलाइजेशन लेवी था वो क्या था? 165। अब क्या सेक्शन लाया गया? 165A, कि इफ यू आर अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप अच्छे बन के ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का तो टीडीएस काट देते हो 194O में, आपकी खुद की इनकम का क्या? आप भी तो इंडिया से पैसे कमा रहे हो, आप हमारे पार्टिसिपेंट का टीडीएस काट दिए, बहुत बढ़िया, हमें पता चला उनकी कितनी इनकम है, आपकी इनकम कौन बताएगा? आप खुद बताओ। पर आप बोलते हो हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, डीटीडब्ल्यूए बोलता है प्रीफर विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, वी आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। बराबर नहीं होंगे आप टैक्सेबल इनकम टैक्स एक्ट में। हम आप पे क्या लगाना चाहते हैं? इक्वलाइजेशन लेवी, ज्यादा नहीं, 2%, ओनली 2%। आप इंडिया से जो भी पैसा कमाओगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, आपके प्लेटफॉर्म से जितना भी सेल्स वगैरह इंडियन कस्टमर्स को हो रहा है, या जितने भी सेल्स वगैरह ऐसे लोगों को हो रहा है जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं,
हम वो सारे कंसिडरेशन पे कितना लगा देंगे? 2%। सेल कंसिडरेशन का 2% है, प्रॉफिट का नहीं। सेल कंसिडरेशन का 2% इक्वलाइजेशन लेवी, इसलिए सिर्फ 2% है क्योंकि वो सेल का है। तो सेल कंसिडरेशन का 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगा देंगे, पर ये थोड़ा डिफरेंस है। पहला वाला इक्वलाइजेशन लेवी वर्क्स लाइक टीडीएस, जो पे करता है वो काट के पे करेगा। सेकंड वाला इक्वलाइजेशन लेवी, अरे कस्टमर तो छोटा मोटा भी हो सकता है, वो थोड़ी इस ई कॉमर्स ऑपरेटर का टीडीएस काटने बैठेगा। ये इक्वलाइजेशन लेवी जो उन्होंने बोला वो कैसा बोला? जो पॉकेट से उन्हें पे करना है, सामने से। जैसे आज मैं एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इंडिया से मेरे जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारे गुड्स इंडिया में भी बेचे गए, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ के। वो 5 करोड़ का 2% मुझे सामने से इंडियन गवर्नमेंट को कैसे भर देना है? इक्वलाइजेशन लेवी के थ्रू। पर उसमें बहुत सारी चीजें बोली कि भाई मान लो आपने कोई ऐसे गुड्स वर्ल्ड में कहीं से बेचे, आपके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसे गुड्स बेचे गए जिसका डेटा इंडिया से निकला हुआ है। जैसे इंडिया से मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई डेटा फॉर एग्जांपल सेल हुआ, और वो डेटा के थ्रू गुड्स बेचे गए, तो वो डेटा कहां से आया? इंडिया से। अब वर्ल्ड में कहीं पे भी गुड्स बेचे जाएंगे, वो इनकम टैक्सेबल कहां पे होगी? इंडिया में। उसका भी 2% इक्वलाइजेशन लेवी भरो। अब ऑलमोस्ट क्या हो रहा था, जितने ई कॉमर्स ऑपरेटर थे ना, वो हर एक ने इंडिया में अपनी सब्सिडरी ओपन करके रखी हुई है। सो वो सबका तो इनकम वैसे भी कहां पे कवर हो जाता है? इनकम टैक्स एक्ट में। यानी 165A में ज्यादातर कोई इनकम टैक्स ऑपरेटर बच ही नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडिया के लिए काम करते हैं उसका इंडिया में ऑलरेडी पीई है और वो इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड है। और दूसरे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर थे, भले उनको इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल है, पर वो लोग इंडिया में ये चीज कर ही नहीं रहे थे, फाइल ही नहीं कर रहे थे। इम्पॉसिबल ही नहीं है। आप समझो, आपके प्लेटफॉर्म से कितने सारे लोग कहीं कहीं पे गुड्स बेचे, उसमें इंडिया से कितने गुड्स बेचे गए, डेटा किसका यूज करके इंडिया के गुड्स बेचे गए, ये सारी चीजें पता लगाने जाओगे बरसों बीत जाते हैं। और आप बोलते हो हर एक क्वार्टर पे 2-2% इक्वलाइजेशन लेवी भरो, कहां से पॉसिबल होगा? झगड़े ही बढ़ेंगे। और कंट्रीज में अच्छा भी नहीं लगता ऐसे इस तरीके से डिटेल में जाके भीख मांगना। और इसीलिए उन्होंने बोल दिया 1 अगस्त 2024 से ये 165A जो है वो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं था कलेक्ट करना। तो बेसिकली हमने 1 अगस्त 24 से इस पूरे कंसेप्ट को क्या कर दिया? इन एप्लीकेबल। जो इसके बाद मैंने लिखा है उसको तो पूरा एज इट इज मैंने लिख के तो दिया है। देखो, आईसीआई की मॉड्यूल अगर आती है, वो भी इस कंसेप्ट को रखेगी, वो भी यही लिखेगी कि 1 अगस्त से नॉट एप्लीकेबल। आई डोंट सी एनी चांसेस ऑफ दिस पॉइंट कमिंग इनटू द एग्जाम, बिकॉज ये सिर्फ 3 महीने के लिए ही आपके फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है। बेसिकली 4 अप्रैल से लेकर जुलाई। 1 अगस्त से ये चीज एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। और इसीलिए ये कंसेप्ट हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा वैसे कंसेप्ट है, एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। मेरे हिसाब से ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आ सकता। हाँ, पर देखो 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, ये 99.99% एग्जाम में नहीं आ सकता। जो मेनली आएगा दैट इज व्हाट सेक्शन 165, क्योंकि वो पूरे साल के लिए एप्लीकेबल है और वो हमने पढ़ा। यस सर, आपका डाउट था कुछ? हम्म। 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 1000, हाँ 100%, सॉरी 1000। नहीं, वो साथ वाली 200 टोटल नहीं ना, वो 100 उसी में आ गया। रीजनेबल अश्योरेंस, यस वी कैन ऑलवेज गिव रीजनेबल अश्योरेंस, नहीं आएगा। ओके। सो सेक्शन 165 इक्वलाइजेशन लेवी समाप्त होता है यहाँ पे। छोटा सा पॉइंट था, एक बार अगर फिर से बोल दे तो, हु इज पेइंग द अमाउंट? रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट विथ पी। किसको पेमेंट कर रहे हो? नॉन रेजिडेंट विदाउट पी। किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू बिजनेस या प्रोफेशन। कितना वैल्यू है पूरे साल का? 1 लाख से ज्यादा। कितना परसेंट इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने का? 6%। अगर ये डिडक्ट कर दिया तो डिपॉजिट कब तक करने का? 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और इसका जो स्टेटमेंट है वो कब फाइल करने का? पूरे साल का 30th जून फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। स्टेटमेंट फाइल करने के बाद एओ इस स्टेटमेंट को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। इस प्रोसेस में वो चाहे तो इंटरेस्ट वगैरह लगा सकता है। लेट अगर पे किया तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। इन सबके सामने हमें अगर अपील में जाना है तो जा सकते हैं, हाँ। सीआईटी अपील्स, दूसरी अपील कहां पे होगी? आईटीएटी। और अगर हम लोगों ने किसी का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर दिया तो उसके लिए वो चीज इनकम टैक्स में क्या वापस टैक्सेबल होगी? नहीं। सेक्शन 10 क्लॉज 50 में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर सामने वाले पर्सन का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेंगे कि टीडीएस? टीडीएस। टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कैन एनआरआई हुज लेवी कलेक्टेड
हाउ ही विल क्लेम व्हाई ही विल क्लेम रिफंड? उसको वो चीज उतना ही इंडिया में टैक्सेबल है ऐसा मान लो, वो 6% गवर्नमेंट के पास हमेशा के लिए आएगा, इसका रिफंड जैसा कुछ नहीं है। एज आई सेड, इक्वलाइजेशन लेवी का ऐसा छोटा सा सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3, जो आया हुआ भी है पहले, बट अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी मर्ज विद पीजीबीपी का क्वेश्चन। जैसे टीडीएस का वो लोग मर्ज कर देते हैं कि भाई किसी को पेमेंट करते वक्त टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउड, वैसे एक पूरा पैराग्राफ बना के देंगे आपको आइडेंटिफाई करने का कि यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी आता था और उसने नहीं डिडक्ट किया, तो इट विल बी डिसअलाउड लाइक दिस। क्या? इक्वलाइजेशन लेवी का खर्चा, वो खर्चा कैसे हुआ? अगर खुद के पॉकेट से पे करो तो, डिडक्ट किए बिना, हाँ तो डिसअलाउड, डेफिनेटली डिसअलाउड, बिकॉज वो डायरेक्ट टैक्स ही हो गया, वन काइंड ऑफ। यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर होता है समाप्त।